Namaskar. Good morning. Hello and welcome to Mediculum Science classes. So student, I hope आप सब ने क्लास 11th बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर पढ़ लिया होंगे। आज इस वीडियो के अंदर हम लोग समझेंगे कि पूरा फर्स्ट चैप्टर का स्टोरी क्या है और इसमें यूज होने वाला इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी कौन कौन सा है, क्योंकि ये टर्मिनोलॉजी आपके बायोलॉजी का स्टडी को बहुत आसान बनाने वाला है। तो समझते हैं, स्टोरी का शुरुआत होता है बायोलॉजी के अंदर का स्टोरी है तो ऑफकोर्स लिविंग वर्ल्ड से शुरुआत होता है और लिविंग वर्ल्ड में बहुत अलग अलग तरह का स्पीसीज, अलग अलग तरह का लिविंग ऑर्गेनिज्म है और हो भी क्यों ना 1.7 मिलियन स्पीसीज इस अर्थ पे अभी तक रिकॉर्डेड है। अभी कितना और डिस्कवर्ड हो रहा है उसको रहने देते हैं। उसमें से 1.2 मिलियन एनिमल है और 0.5 प्लांट है। इस पूरे डिस्कशन में लिविंग जो एक टर्म है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो पहले समझ लेते हैं कि किसको हम लिविंग माने, किसको नॉन लिविंग। तो इसको डिसाइड करने के लिए 5 कैरेक्टर को लिया जाता है और वो 5 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप कह सकते हो, या फिर 5 जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है वो क्या क्या है जिसके बेसिस पे डिसाइड होगा कि लिविंग है या नॉन लिविंग है। तो वो आपने बचपन से पढ़ रखा है, लिविंग थिंग्स कैन फील, ईट, मूव, ग्रो एंड रिप्रोड्यूस। तो देखो, ग्रोथ एंड रिप्रोड्यूस तो अभी भी इसके अंदर भी इंक्लूड है, लेकिन यहाँ पे चीजें कैसे अलग हो जाता है। फीलिंग इज इक्वल टू सेल्फ कॉन्शियसनेस और मेटाबॉलिज्म और सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के साथ ये डिस्कशन समाप्त हो जाता है कि अच्छा लिविंग किसको बोलेंगे और नॉन लिविंग किसको बोलेंगे। उसके बाद इस स्टोरी में एंट्री होता है सेंट्रल पीस का, या कह सकते हो लीडिंग कैरेक्टर का, जिसके चारों तरफ इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट चल रहा है और वो क्या है, टेक्सोनॉमी। तो पूरा स्टोरी के अंदर डिस्कशन चल रहा होता है कि टेक्सोनॉमी कहेंगे किसको, टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज कौन कौन सा है और टेक्सोनॉमिकल एड्स कौन कौन सा है। जब हम कह रहे हैं एड्स तो ध्यान नहीं देना है, वो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम वाले बात को हम नहीं कर रहे, वो एक एक्रोनेम है। यहाँ पे एड्स का मतलब हेल्प, जो टेक्सोनॉमी करने में हेल्प करेगा। तो समझते हैं टेक्सोनॉमी क्या होता है। टर्मिनोलॉजी पे जाने से पहले समझते हैं कि टेक्सोनॉमी क्या होता है। टेक्सोनॉमी का मतलब है कोई भी नया लिविंग ऑर्गेनिज्म, आप साइंटिस्ट ने नया लिविंग ऑर्गेनिज्म को देखा या फिर डिस्कवर्ड हुआ तो सबसे पहले उसको पहचानो, आइडेंटिफिकेशन। दूसरा उसका नाम लिखो, नोमेनक्लेचर, उसका नाम कुछ रख दो और उसको क्लासिफाई कर दो। क्लासिफाई करना इसलिए जरूरी है जिससे कि इतना सारा 1.7 मिलियन स्पेसीज को कैटेगरीज में हम थोड़ा बहुत उसके कैरेक्टर्स को मोटा मोटी समझ सकते हैं। अदरवाइज 1.7 मिलियन स्पेसीज को यदि हमें स्टडी करना हो, केवल नाम भी पढ़ना हो तो बहुत मुश्किल होगा। तो स्टार्ट करते हैं टर्मिनोलॉजी के क्लासेस को। सबसे पहला टर्म हमें मिलता है डाइवर्सिटी, जो कि चैप्टर का नाम है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टर्म हम लोग लिखने वाले हैं क्या चीज, डाइवर्सिटी। देखो, डाइवर्सिटी ना एक बायोलॉजिकल या कह सकते हैं एक ब्रॉड फॉर्म है। डाइवर्सिटी का लिटरल मीनिंग यदि जनरल डे टू डे लाइफ के अंदर डाइवर्सिटी देखे तो डिफरेंसेस, एक लिविंग से दूसरे में जो डिफरेंसेस आ रहा है या एक कोई कैरेक्टर से दूसरे में डिफरेंसेस आ रहा है, इसको रिप्रेजेंट किस में करते हैं, डाइवर्सिटी में। यानी कि डाइवर्सिटी एक ब्रॉडर टर्म है। क्लियर है बात। उसके बाद बात आता है डाइवर्सिटी के बाद एक पॉइंट को समझने का कोशिश करते हैं। तो डाइवर्सिटी चूंकि लिविंग के अंदर का बात हो रहा है इसलिए एक प्रीफिक्स यूज होता है बायो। तो लिविंग के अंदर जो अलग अलग एस्पेक्ट्स में वेरिएशंस है या डिफरेंसेस है, सेल के लेवल पे डिफरेंसेस है, कुछ कैरेक्टर में डिफरेंसेस है, कुछ फीडिंग हैबिट्स में डिफरेंसेस है, कुछ कह सकते हो उसका अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू में एक लिविंग दूसरे से डिफर करता है। और ये जो डिफरेंसेस है इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक टर्म यूज करते हैं जिसको बोलते हैं डाइवर्सिटी, और बायोलॉजिकल लिविंग वर्ल्ड से है इसलिए इसको बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। क्लियर है बात। अब देखो, डाइवर्सिटी या बायोडाइवर्सिटी होगा किसका, लिविंग का। और लिविंग होने के लिए यहाँ पे एक टर्म आ जाता है, वो क्या है, तो ग्रोथ। दूसरा टर्म आप बोलोगे तो क्या है वो, ग्रोथ। तो समझते ही ये ग्रोथ का क्या मतलब, आपको पता है ग्रोथ का मतलब, आप जानते हो ग्रोथ मीन्स इंक्रीजिंग इन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब आपको पता है कि हर लिविंग स्टार्ट करता है अपना लाइफ कितना, सिंगल सेल से, चाहे वो बड़ा से बड़ा एलिफेंट ही क्यों ना हो, लेकिन वो सिंगल सेल से स्टार्ट करता है। और इसका जो मास होता है वो धीरे धीरे इंक्रीज होकर के सेल डिवीजन के थ्रू बड़ा बनता है।
अब ये बड़ा बनने का प्रोसेस ना दो टर्म पे डिपेंड करता है। ये सेल का डिवीजन दो तरीके से हो सकता है। एक हो सकता है दो तरीके से, मतलब क्या, मास दो तरीके से बढ़ सकता है। ये मान लो ये एक पेरिफेरल सेल है, यहां से क्या हुआ कि सेंटर के तरफ में बढ़ते चला गया। तो इस तरह का जहां बाहर से अंदर के तरफ बढ़े तो उसको क्या बोलेंगे, इंटेंसिक। क्योंकि बाहर से क्या हो रहा है, अंदर के तरफ ग्रोथ हो रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, इंटेंसिक ग्रोथ। तो यहाँ पे एक टर्म नया आ गया ग्रोथ के साथ में, इंट्रेंसिक ग्रोथ। और दूसरा क्या, एक पॉसिबिलिटी, दूसरा इसका ऑपोजिट पॉसिबिलिटी क्या है कि कोई एक सेंटर में सेल हो और वो बाहर के तरफ और ग्रोथ करते चले, बाहर के तरफ ग्रोथ करते चले, राइट। तो इसको क्या बोलेंगे, एक्सट्रेंसिक। बाहर के तरफ ग्रोथ हो रहा है तो इसको क्या बोलेंगे, एक्सट्रेंसिक। एक्सट्रेंसिक। तो यहां दो टर्म आया, इंटेंसिक और एक्सट्रेंसिक। इसके अलावा देखेंगे ग्रोथ से रिलेटेड प्लांट का ग्रोथ हमेशा होता है और एनिमल का ग्रोथ एक लिमिटेड टाइम के बाद रुक जाता है। तो इसको भी रिप्रेजेंट करने के लिए दो टर्म का यूज होता है। एक होता है इनडिटर्मिनेटिव ग्रोथ और दूसरा होता है डिटर्मिनेटिव ग्रोथ। बात समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे एक दूसरा दो टर्म है, एक कह सकते हो इनडिटर्मिनेटिव ग्रोथ और दूसरा क्या होता है, डिटर्मिनेटिव ग्रोथ। डिटर्मिनेंट ग्रोथ या दूसरा कह सकते हो इनडिटर्मिनेंट ग्रोथ। डिटर्मिनेंट ग्रोथ किसमें होता है, तो भाई प्लांट में, सॉरी, डिटर्मिनेंट ग्रोथ होता है किसमें, एनिमल में। क्योंकि एक लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के बाद ग्रोथ रुक जाता है तो उसको एनिमल के अंदर, और इनडिटर्मिनेंट ग्रोथ किसमें होता है, प्लांट के अंदर। तो आई होप कि ये वर्ड क्लियर हो गया। तो ग्रोथ से रिलेटेड ये चारों टर्म को आप ध्यान रखोगे, बाद में यूज होने वाला है। क्लियर है बात। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। ग्रोथ का बाद आप देखोगे तो दूसरा एक टर्म आता है जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसको आप कह सकते हो रिप्रोडक्शन। क्या है वो टर्म, रिप्रोडक्शन। अब जरा समझते हैं, रिप्रोडक्शन कोई मतलब अननोन टर्म नहीं है आपके लिए। रिप्रोडक्शन के वजह से ही लाइफ पॉसिबल हो पाता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पैन बहुत फिक्स है, उसके बावजूद अभी अर्थ पे इतना सारा लिविंग है। क्यों, रिप्रोडक्शन के वजह से। इसका टाइप देखेंगे तो एक हो जाएगा सेक्सुअल, एसेक्सुअल। आपके बुक में एसेक्सुअल के बारे में बहुत डिटेल्स है, बट इन सब चीजों को रिप्रोडक्शन पूरा चैप्टर है, वहां देखेंगे। अगला एक टर्म जो बहुत इंपॉर्टेंट कह सकते हो वो है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म समझते हैं। मेटाबॉलिज्म कंप्लीटली बायोलॉजिकल टर्म है, पेटेंट बायोलॉजिकल टर्म है, जो कहीं और यूज नहीं होता है। ये कंप्लीटली बायोलॉजी के अंदर यूज होता है। क्या है मेटाबॉलिज्म, उसको जरा समझने का कोशिश करते हैं। तो आपको पता चलेगा कि जब कोई भी केमिकल रिएक्शन सेल के अंदर होता हो, केमिकल रिएक्शन इनसाइड द सेल, चाहे वो CO2 और H2O का आपस में मिलके ग्लूकोज में बदल जाना, राइट, या फिर रिस्पिरेशन के टाइम पे C6H12O6 का O2 के प्रेजेंस में CO2 और H2O में बदल जाना। ये केमिकल रिएक्शन जो सेल के अंदर होता हो उसको क्या बोलेंगे, मेटाबॉलिज्म। मतलब मेटाबॉलिज्म को सिंपली आप केमिस्ट्री के तरीके से देखेंगे तो केमिकल रिएक्शन है, लेकिन वो केमिकल रिएक्शन सेल के अंदर हो रहा है, इसलिए उस केमिकल रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, मेटाबॉलिज्म। अब देखो केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, चीजें कंबाइंड होता है या फिर चीजें क्या होता है, टूटता है, या तो चीजें कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है या डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब हम ये बोल नहीं रहे कि दो ही टाइप का होता है, आपने 10th में पढ़ा है काफी टाइप का होता है, उस पर नहीं चलते हैं। तो एक पॉसिबिलिटी है जहां चीजें बनता हो, रिएक्शन होता हो लेकिन कुछ चीजें बनता हो, इसको क्या बोलेंगे, यस, इसको बोलेंगे एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म। और जहां बड़ा कोई मॉलिक्यूल्स छोटे छोटे में टूटता हो तो उसको क्या बोलेंगे, कैटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म का दो टर्म हो गया। मेटाबॉलिज्म प्रोबेबली इन दोनों में से कोई एक
होगा, या तो चीजें जब कोई रिएक्शन होगा तो या तो नई चीजें बनेगा या फिर जो लार्जर मॉलिक्यूल्स है वो टूटेगा। क्लियर है बात? वेरी गुड। तो यहाँ पे मेटाबॉलिज्म का दो टर्म हो गया, एक कह सकते हो कैटाबॉलिज्म और दूसरा एनाबॉलिज्म। क्लियर है बात? अब थोड़ा सा आगे नेक्स्ट वर्ड के तरफ चलेंगे तो आपको पता चलेगा सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन समझते हैं। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है? ग्रुप। सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन क्या है? यूएन, राइट। तो ऑर्गेनाइजेशन के बारे में देखेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन मतलब ग्रुप, बहुत सारा। तो यहाँ पे सेल का भी बहुत बड़ा ग्रुप है, और सेल का इतना बड़ा ग्रुप है ना कि यूएन भी नहीं सोच सकता है। तो चलो समझते हैं। सेल बहुत सारा सेम ओरिजिन वाला सेल और सेम फंक्शन करने के लिए जब काम थोड़ा बड़ा हो तो सेल प्लस सेल आपस में मिलकर क्या बना लेता है? टिश्यू। समझ में आ रहा है? सेल और सेल आपस में टिश्यू। और बहुत सारा अलग अलग तरह का टिश्यू क्या होता है यूज जब ग्रुप में एक साथ आ जाए किसी खास काम को करने के लिए, तब उसको टिश्यू सिस्टम या सिंपली आप अभी बहुत डिटेल्स में नहीं जाते हैं, समझ लेते हैं कि ऑर्गेन में बदल जाता है। और बहुत सारा ऑर्गेन जब आपस में मिलता है तब क्या बनता है? ऑर्गेन सिस्टम में बदल जाता है। और आपके बॉडी के अंदर कितना ऑर्गेन सिस्टम है? लगभग 9 ऑर्गेन सिस्टम के, आपके 9 ऑर्गेन सिस्टम के आपस में मिलने से आपका बॉडी बना है। तो यही है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। अब लाइफ जो एग्जिस्ट करेगा वो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म क्या हो सकता है जिंदा रहने के लिए? वो है सेल, चाहे वो अमीबा का ही क्यों ना हो। अब अमीबा के बारे में ज्यादा बात ही नहीं करेंगे क्योंकि अपना रूप बदल सकता है, क्योंकि अमीबा अद्भुत चीज है जो कभी मरता ही नहीं है। तो इस पे किसी और दिन बात करेंगे। अभी समझते हैं कि सेलुलर सबसे छोटा फॉर्म लाइफ का क्या हो सकता है? तो सेल हो सकता है, और बड़ा से बड़ा तो है ही वेल ऑर्गेनाइज्ड। हम लोग सबसे ज्यादा एडवांस्ड वे में होते हैं। तो ये बात समझ में आ गया सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसीलिए सेल को बोला जाता है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सबसे छोटा फॉर्म में सेल ही होता है। अब एक और टर्म है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कह सकते हो कॉन्शसनेस। कॉन्शसनेस समझते हैं। ये कॉन्शसनेस होता क्या है? कॉन्शसनेस का मतलब अपने इन्वायरमेंट से सेल रिस्पॉन्ड करता हो या अपने इन्वायरमेंट के प्रति वो क्या कर रहा हो उसको सेंस करता हो। समझ में आ रहा है? तो कॉन्शसनेस जो टर्म है ये दो वर्ड को इंक्लूड करता है। एक कह सकते हो सेंस और दूसरा कह सकते हो रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स अपने आप में ये दोनों स्टेप है। सबसे पहले सेंस करेगा और उसके अनुसार वो रिस्पॉन्ड करेगा। प्लांट भी रिस्पॉन्ड करता है, आपने कई तरीके का रिस्पॉन्डिंग पढ़ा है। लाइट से प्लांट रिस्पॉन्ड करता है, जिस तरफ लाइट होता है उस तरफ ग्रोथ करता है, जिसको आप बोलते हो फोटोट्रॉपिज्म। केमिकल के तरफ करेगा कीमोट्रॉपिज्म, उसके बाद वाटर के तरफ करेगा हाइड्रोट्रॉपिज्म। ऑफकोर्स 10th क्लास में इन चीजों को पढ़े थे आप लोग। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। कॉन्शसनेस के बाद आगे का बात, ये सब कैरेक्टर है। ये जितना भी आपने पढ़ा ये सब का सब क्या है? कैरेक्टर है जो डिसाइड करेगा लिविंग है या नॉन लिविंग है। इसमें ग्रोथ और रिप्रोडक्शन ऐसा कैरेक्टर है जिसको आप डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं मान सकते हैं। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टर्म का, वो जो इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है, जिसके चारों तरफ कह सकते हो पूरा स्टोरी डिपेंड करता है। उसका नाम क्या है? उसका नाम है टेक्सोनॉमी। समझते हैं ये टेक्सोनॉमी क्या होता है? टेक्सोनॉमी का मीनिंग समझते हैं। टेक्सोनॉमी का मतलब समझते हैं। तो अभी टेक्सोनॉमी के बारे में कुछ भी इमेजिन करने से पहले आप एक सिचुएशन इमेजिन करो कि एक साइंटिस्ट ने नया कोई सेल या कह सकते हो नया कोई ऑर्गेनिज्म को देखा। अब जब वो साइंटिस्ट देखा तो उसको 3 स्टेप से हमेशा गुजरना पड़ेगा। सबसे पहला कि उसको पहचानेगा, आइडेंटिफिकेशन। दूसरा उसका नाम रखेगा, नोमेनक्लेचर। और तीसरा जो है
वो है क्लासिफिकेशन। तो यहाँ पे तीन चीज इसके साथ, टेक्सोनॉमी के साथ तीन चीज हमेशा जुड़ा रहेगा। वो क्या है? आइडेंटिफिकेशन, दूसरा नोमेनक्लेचर, और तीसरा हो जाएगा क्लासिफिकेशन। तो आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन, तीन तरह का वर्ड है जो आपको ध्यान देना होगा। अब समझते हैं टेक्सोनॉमी का क्या मतलब। टेक्सोनॉमी ना एक्चुअली देखोगे ना तो डे टू डे लाइफ में हम लोग सब टेक्सोनॉमी से गुजर रहे होते हैं। जैसे मार्केट से कोई भी सामान लाए तो सबसे पहले उसको पहचानते हैं, आइडेंटिफिकेशन की भाई ये क्या है, तो हाँ ये शैम्पू है तो इसको वॉशरूम में रख दो, ये क्या है, मसाला है तो इसको किचन में रख दो। इसी प्रोसेस से आइडेंटिफिकेशन, फिर उसका नाम हम लोग जानते हैं और फिर उसको अलग अलग जगह अरेंज कर देते हैं, क्लासिफाई कर देते हैं। इसी को बोलते हैं टेक्सोनॉमी। मतलब क्या हुआ? टेक्सोनॉमी बायोलॉजी के उस ब्रांच को कहते हैं, यस ब्रांच को। जैसे कि बॉटनी और जूलॉजी, बॉटनी के अंदर प्लांट को स्टडी करते हैं, जूलॉजी के अंदर एनिमल को स्टडी करते हैं। ऐसे ही टेक्सोनॉमी के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं?